बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स न्यू बुक और उसका लेक्चर नंबर 23। आज हम बेटा ब्लॉक्स क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स क्वेश्चंस के हवाले से बस इतना मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये अब बहुत ज़्यादा इसको ऐड किया जा रहा है मजीद पेपर्स में, तो ध्यान से आपने इनको समझना है। ब्लॉक्स क्वेश्चंस, तो इसके लिए बेटा आपके पास बुक होना जरूरी है। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 82 जो है सबसे पहले उसको सामने रखना है। पेज नंबर 82 पर क्या है कि एक्टिविटी दी गई है। मैं एक्टिविटी सारी रीड करता हूं, उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर देंगे। टेक योर क्लास टू प्ले ग्राउंड वेयर अ सीसा इज अवेलेबल। लेट अ लाइटर चाइल्ड सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द हैवियर वन ऑन द राइट साइड ऑफ द सीसा। मतलब एक सीसा है, ठीक है, ये समझ लें सीसा है, तो जिस जो लाइटर वन है वो बैठा हुआ है सर, जो जरा हैवियर वन है उसको बैठाया गया है राइट साइड पर। अच्छा, आगे क्या है? द डिस्टेंस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन फ्रॉम द पाइवट शुड बी इक्वल। शुरू में दोनों का जो डिस्टेंस था इस पाइवट से फुलक्रम से उसको इक्वल रखा गया है, जितना डिस्टेंस इसका उतना ही उसका रखा गया। द फोर्स exerted by each child is equal to his weight acting downward। जाहिर है जो फोर्स एक्ट कर रही है, जितना इसका वेट है और जितना इसका वेट है उतनी ही फोर्स जो वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो डज द हैवियर चाइल्ड मूव डाउन? यस, हैवियर वन डाउन जो है वो इसको, ये जो फुलक्रम होगा उसको वो डाउन ले जाएगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है? मतलब ये जो स्लाइड है फुलक्रम के ऊपर, तो वो स्लाइड को नीचे की तरफ ले जाएगा। रीजन क्या है उसकी? बिकॉज ही इज एग्जर्टिंग लार्जर फोर्स। ये मतलब सारा कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होने को, सपोज इसका वेट अगर 20 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन है, तो जाहिर है जिसका वेट ज्यादा होगा उसी तरफ जो है वो स्लाइड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसी तरह से नो मूव द हैवियर चाइल्ड नियरर टू द पाइवट। अब हमने इसको यहाँ से उठा लिया और इसको उठाकर हम कहाँ ले आए हैं? हमने इसको यहाँ बिठा दिया। ठीक है, हैवियर वन जो है, हैवियर वन को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, उसको हमने फुलक्रम के करीब बिठा दिया। अब क्या है? move the heavier child near to the pivot and lighter child away from the pivot as soon। यानी फिगर के मुताबिक लाइटर वन को हमने यहां से उठाकर इसको हमने अवे, इसको हमने दूर बिठा दिया है पाइवट से और इसको हमने करीब कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि आज द स्टूडेंट्स व्हाट डू दे ऑब्जर्व। होगा क्या भाई? इस शक्ल में देखिए, जो लाइटर वन था उसका वेट तो यकीनन कम था इससे, लेकिन अब इसका जो मूवमेंट आर्म है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मूवमेंट आर्म बड़ा है, अब इसका मूवमेंट आर्म छोटा है। सपोज इसका अगर मूवमेंट आर्म, एग्जाम्पल ही आपको बताता हूं कि अगर ये 2 है और ये अगर इसका मूवमेंट आर्म 5 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 50। 2 को 20 से करेंगे 40। मीन अब टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा लाइटर वन में ज्यादा होगा और इस दफा जो है वो स्लाइड इस तरफ को नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? आंसर आपने लिखना है द लाइटर चाइल्ड मूव्स। मैं अब इसका सिर्फ आंसर एक्टिविटी 4.1 है, ये इसका आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप क्या लिखेंगे? द लाइटर चाइल्ड मूव्स डाउन। द लाइटर चाइल्ड मूव्स डाउन because he has larger movement। उसका मूवमेंट आर्म क्या है? लार्जर मूवमेंट आर्म देन हैवियर वन। सादा लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स द लाइटर चाइल्ड हैज मोर टॉर्क देन हैवियर वन। समझ आ गई बात की? यानी अब देखना तो टॉर्क को था, चाहे किसी का वेट ज्यादा था, इसका वेट ज्यादा था तो डिस्टेंस सेम था, तो टॉर्क किस तरफ ज्यादा प्रोड्यूस हुआ? तो इस तरफ से नीचे की तरफ गई स्लाइड। लेकिन जब हमने इसका हमने डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म बढ़ा दिया, इसका मोमेंट आर्म कम कर दिया, दोनों में से वेट ज्यादा हो या मोमेंट आर्म ज्यादा हो तो उससे टॉर्क जो है उसको
फर्क पड़ता है। तो यहां पर जो टार्क इससे प्रोड्यूस हो रहा था पहले कम था, अब हमने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसका टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। तो इसलिए जो है मोर टार्क लाइटर वन में प्रोड्यूस होगा इस शक्ल में, जब हमने उसका मोमेंट आर्म जो है वो बढ़ा दिया और इसका मोमेंट आर्म हैवियर वन का कम कर दिया। ये था भाई हमारा पहला ब्लॉक क्वेश्चन। उसके बाद हम अगले पेज पर जाते हैं, पेज नंबर 83 पर। देखें जी, पेज नंबर 83 पर हमें एक आंसर दिया गया है, हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद बनाना है। पेज नंबर 83 आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्वेश्चन पहले आप लिख रहे हैं, व्हाट इज एप्लीकेबल, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज एप्लीकेबल इन द applicable in the working of bottle opener, working of bottle opener। ले भाई, इसका आंसर यहां पर दिया गया है कि भाई जब आप किसी बॉटल को जब आप ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, बॉटल ओपनर के साथ आपने अक्सर देखा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज एप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ बॉटल ओपनर, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड एट लार्जर मोमेंट। यानी जो बड़ा मोमेंट आर्म है उसकी तरफ आपकी क्या होगी, आप थोड़ी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, प्रोड्यूसेस मोर टार्क व्हाइल ओपनिंग बॉटल, और जो टार्क है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उस वजह से आप बॉटल को आसानी से जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपका पेज नंबर 83 पर एक इजी सा क्वेश्चन, जिससे आप ऑलरेडी भी ये बात समझते हैं कि जो लार्जर साइड होगी उससे आप, जब इसी तरह डोर का भी आपने देखा था लास्ट में हमने बताया था, स्पैनर की एग्जांपल ले लें, उसमें भी लार्जर की वजह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक पेज नंबर 84 पर एक और ब्लॉक क्वेश्चन है। 84 पर बी जो है वो मैं क्वेश्चन बना देता हूं, पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ कपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ कपल। तो भाई सबसे पहले तो एक एग्जांपल दी गई है इसमें स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ व्हीकल की। तो व्हाइल टर्निंग अ व्हीकल, जब व्हीकल टर्न करती है तो क्या होता है, कपल इज अप्लाइड ऑन द स्टीयरिंग व्हील, यानी स्टीयरिंग व्हील पर कपल पर जो है वो आप उसको कपल की शक्ल में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी आपको पता है कि वो जो उनकी डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। टॉर्क आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। जब स्टीयरिंग व्हील को आप मूव कर रहे होते हैं तो उस शक्ल में आपका कपल प्रोड्यूस होता है, दो फोर्सेस होती हैं, सेम फोर्सेस होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रही होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर डिफरेंट पॉइंट पर वो एक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो आपका कपल प्रोड्यूस, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है, जो यहां दी गई है, व्हाइल टर्निंग अ व्हीकल अ कपल इज अप्लाइड ऑन द स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद एक और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से मैंने बनाया है कि वाई स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ, वाई स्टीयरिंग wheels of smaller diameter are installed in vehicle। नहीं भाई, ये क्वेश्चन है कि क्यों स्टीयरिंग व्हील्स में जो है वो स्मॉलर डायमीटर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। भाई उसकी रीजन यहां दी गई है, मैं एक दफा रीड कर देता हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नाउअडेज स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जिनका डायमीटर जो है वो छोटा होता है स्टीयरिंग व्हील का, वो आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स। द रीजन इज दैट, क्यों रखे जाते हैं स्मॉलर डायमीटर के आपके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद पावर स्टीयरिंग in which a pump pushes hydraulic fluid to reduce the force needed to turn the wheels, resulting in effortless steering। मतलब इनके अंदर जो है पावर स्टीयरिंग जो है वो रखा जाता है। पावर स्टीयरिंग का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस की, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करता है वैसी हाइड्रोलिक प्रेस की शक्ल में एक पंप होता है, जिससे फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है। जो फोर्स आपने लगानी होती है, मतलब आपको देखें आपने टर्न करना होता है, ये फोर्स लगती है, लेकिन वो जो पावर स्टीयरिंग बनाए जाते हैं, पावर स्टीयरिंग में जो फोर्स है वो पंप से फ्लूइड ऊपर की तरफ आता है तो आपको मजीद फोर्स मिल जाती है। वो जो फोर्स मजीद मिलती है, आप
की तरफ, तो फिर आपको बड़ा लाइटली, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। एक तो उनका मैंने बताया कि मूवमेंट आर्म इतना बड़ा नहीं रह जाता, मूवमेंट आर्म छोटा हो जाता है, छोटे स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, छोटे उनके डायमीटर होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या हमने बात की कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वही जो आपका प्रेशर की वजह से पंप के थ्रू ऊपर की तरफ आता है, जिससे आपको फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ती है। यानी आपकी थोड़ी फोर्स से एफर्टलेस, मतलब उसको कह सकते हैं स्टीयरिंग को, कि आप थोड़ी सी फोर्स से उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये वही था हमारे पास पेज नंबर 84 पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 85 पर, भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हम खुद बनाएंगे। पेज नंबर 85 पर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनाएंगे? राइट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, राइट एन एप्लीकेशन, write an application of principle of movements, principle of movements। जी, एप्लीकेशन दी गई यहां पर, क्या एप्लीकेशन है? अ टाइट रोप वॉकर बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यानी एक शख्स आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो एक रोप के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर खड़ा है और बैलेंसिंग फॉर्म में वो अपने आप उसने बैलेंस रखा हुआ है। कैसे कि उसने अपने हाथ में जो है वो एक बैम्बू जो है वो पकड़ा हुआ है, और बैम्बू को पकड़ने की वजह से उसने जो है अपना जो बैलेंस है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में उसने अपने को रखा है, और जिससे वो बैलेंसिंग पोजीशन में रहता है। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई टाइट रोप के ऊपर वो वॉक कर सकता है, एक मतलब सख्त किस्म की रस्सी है जिस पर वो चल सकता है। अगर उसके हाथ में बैम्बू नहीं होगा तो उसका बैलेंस आउट हो सकता है, बैम्बू से वो अपने बैलेंस को कायम किया होता है और वहां पे वॉक कर रहा होता है। ये है जी एक इसकी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर है जी 86। पेज नंबर 86 पर आपके लिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट अ नोट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनके बारे में सारी डिटेल आपकी बुक में दी गई है, लेकिन मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दी गई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, मतलब ये ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर फाई हम लोग आमतौर पर इसको बोलते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिस ब्रांच में करेंगे मैथमेटिक्स, उसको नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगली बात, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा। मतलब आपने चीजें याद रखनी है, इसको क्या बोलते हैं जी? थीटा बोलते हैं। ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है ट्राइंगल। ये जो एंगल होगा, जो आपको मैंने इस तरह से शेप में किया, 90 डिग्री का एंगल है। हर ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें 90 डिग्री का ये एंगल होता है। अब इसमें कुछ चीजें आप समझ लें, जो होरिजन के साथ, ये देखें, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, बेस वाली लाइन, बेस लाइन जो है, हम इसको इसी निस्बत से क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो आपको ये शेप, इंक्लाइंड शेप में जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब यहां से ये तीन बातें अगर आपकी समझ में आ गई, तो आगे मैं आपको थोड़ी सी इसकी बाकी भी चीजें समझाता हूं कि अगर हम लोग यहां से देखना चाहते हैं कि भाई ये कुछ रिलेशन आपने याद रखना है, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? भाई साइन थीटा इक्वल होता है, ये जो आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं परपेंडिकुलर को जरा शॉर्ट में PERP लिख लूंगा, परपेंडिकुलर पर यानी, और हाइपोटेन्यूज को हाइपो। ये फार्मूला होगा साइन थीटा निकालने का। यानी परपेंडिकुलर से आप हाइपो को डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। इसके बाद आप कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा के लिए हम लोग बेस ओवर हाइपो, यानी बेस को डिवाइड करेंगे हाइपो के साथ। इसी तरह से टेंजेंट थीटा, जिसको आप टेन थीटा भी कह सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है? वो आपका होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, यानी पर डिवाइडेड बाय बेस। तो बेटा ये वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, इनकी आगे वैल्यूज भी टेबल में दी गई हैं कि अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो ये सबकी वैल्यू 0 होती है। अगर आप साइन 0 पुट करें
तो सबकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू सबकी आपके यहाँ पर टेबल में दी गई हैं। आपने इन सारी वैल्यूज को एक बार अंडरस्टैंड करना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद करनी होती तो आप इनको निकाल भी सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप इसी से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखें कि थीटा अगर हमारा ये 60 डिग्री का होगा तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये 1 रखती है तो इसका ये डबल होती है 2, और तीसरी वैल्यू जो फाइंड आउट करती है 3 का अंडर रूट होती है। इसी से हम लोग ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज साइन थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ 60 डिग्री की, तो क्या बनेगी? देखिए हमारे पास बनेगी ये 2/3 अंडर रूट। मतलब मैं एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। इसी को आप आगे कन्वर्ट कर सकते हो किस में, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसकी वैल्यू पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। बेस की कैसी आएगी? बेस क्या मैंने बोला, बेस 1 है। बेस अगर 1 होगी तो उसके बाद हाइपो कितना है 3 अंडर रूट, तो 1/3 अंडर रूट। इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर अगर 2 है तो हाइपो कितना है 3 अंडर रूट। तो इस तरह से आप लोग, सॉरी बेस इसके नीचे आना है, बेस है 1, 2/1 यानी tan थीटा आपके पास आएगा 2। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज, मैंने एक एंगल, अगर एंगल हमारा क्या हो जाता है 60 डिग्री, इसी तरह 30 डिग्री, 90 डिग्री सबकी आप निकाल सकते हैं। तो ये था भाई आज के लिए आपका। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कुछ इसके अभी ब्लॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनको आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।